स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, कभी कभी तैयारी के सफ़र में कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब हम चाहकर भी अपनी रूटीन को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, और पिछले कुछ दिनों से इसी वजह से हमारी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन दोस्तों, रुकना और हार मान लेना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और हम रुके थे, हार नहीं माने थे। इसलिए आज एक बार फिर उसी जोश और उसी कमिटमेंट के साथ हम वापस आ गए अपनी 70th BPSC PYQ सीरीज़ के अगले पड़ाव पर। आज हम BPSC PYQ सीरीज का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे, और इसमें हम 70th BPSC के अगले महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि उनके पीछे छिपे कॉन्सेप्ट, लॉजिक और BPSC के क्वेश्चन पैटर्न को भी समझेंगे। क्योंकि ध्यान रहे, PYQs को सिर्फ पढ़ना नहीं है, PYQ से BPSC को पढ़ना है। और अगर आप 72nd BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो 70th BPSC के ये सवाल आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यह समझने में मदद करते हैं कि परीक्षा में किस तरह के कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए और पूरा फोकस वीडियो पर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं 70th BPSC PYQ का पार्ट 5। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है 101 कि बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि जो बजट पेश करता है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि किसने पेश किया, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए है श्री विजय सिन्हा, ऑप्शन बी है श्री नीतीश कुमार, ऑप्शन डी है श्री विजय कुमार चौधरी, और ऑप्शन सी है श्री विजय कुमार चौधरी, और ऑप्शन डी है श्री सम्राट चौधरी। तो इसका आंसर होगा श्री सम्राट चौधरी। उस समय जो सम्राट चौधरी हैं वो बिहार के उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री दोनों थे, और इसलिए उन्होंने वित्त मंत्री होने के नाते बिहार का बजट पेश किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या था। ऑप्शन ए है 918, ऑप्शन बी है 916, ऑप्शन सी है 933, और ऑप्शन डी है 922। तो अगर 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार माने तो भारत के बिहार राज्य का लिंगानुपात 918 है। और लिंगानुपात का संदर्भ होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो ध्यान रहे, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या पर महिला। और भारतीय राज्यों में जो केरल प्रदेश है उसमें सबसे अधिक लिंगानुपात है, और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है, और बिहार में ये 918 है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 103 की तरफ कि बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया। ऑप्शन ए है वित्तीय वर्ष 2020-21, ऑप्शन बी है वित्तीय वर्ष 2018-19, और ऑप्शन सी है वित्तीय वर्ष 2021-22, तथा ऑप्शन डी है वित्तीय वर्ष 2019-20। तो क्या पूछ रहा है, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया। तो इसका आंसर होगा वित्तीय वर्ष 2020-21, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री जो हैं वो सुशील मोदी थे, सुशील मोदी। अब बढ़ते हैं, मतलब ध्यान रखिए कि जो ग्रीन बजट होता है उसका मतलब होता है कि उसमें पर्यावरण संरक्षण, हवा एवं पानी की क्वालिटी को सुधारने, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन पर जोर तथा ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने समेत अन्य बातों को जोड़ा जाता है। और साथ ही इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर आने वाले वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले सार्थक प्रयासों का भी पूरा लेखा जोखा रखने का प्रावधान है। तो बेसिकली समझिए ग्रीन बजट जिसमें कि इन्वायरमेंट को ध्यान रख के बनाया जाता है, और ये पहली बार 2020-21 में सुशील कुमार मोदी ने बनाया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ कि गया और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम है। ऑप्शन ए है कटिहार मेला, ऑप्शन बी है सोनपुर मेला, ऑप्शन सी है पूर्णिया मेला, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सोनपुर मेला, क्योंकि जो सोनपुर मेला है वो हर साल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर और दिसंबर के दिन आयोजित होती, और जो गंगा और गंडक नदियों के संगम पर 1 महीने तक चलने वाली एशिया की सबसे बड़ी पशु मेला है। तो ध्यान रहे,
एशिया में सबसे बड़ा, एशिया का मतलब सिर्फ भारत का नहीं। और इस मेला को सोनपुर मेला के साथ साथ हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला के नाम से पुकारते हैं। और इस मेले में प्रसिद्ध हरिहर नाथ मंदिर स्थित है, और जहाँ हरि, विष्णु और हर, शिव की एकीकृत मूर्ति स्थापित है। और इसी कारण यहाँ के जो मेला होता है उसे हरिहर क्षेत्र का मेला कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 105 की तरफ, कि मुंगेर की पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? ऑप्शन ए है दक्षिण का पहाड़ी भाग, ऑप्शन बी है उत्तर बिहार का मैदान, ऑप्शन सी है सुमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, और ऑप्शन डी है दक्षिण बिहार का मैदान। तो ध्यान रहे कि मुंगेर का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो दक्षिण का पहाड़ी भाग, भौतिक प्रदेशों में से दक्षिण का पहाड़ी भाग का मतलब एक भाग है, क्योंकि बिहार को 3 भौगोलिक प्रदेश में बांटा गया है। पहला तो है शिवालिक पर्वतमाला और तराई क्षेत्र, बीच वाला है गंगा का मैदान, तथा नीचे वाला है वो दक्षिण पठारी क्षेत्र है। और दक्षिण पठारी क्षेत्र जो है वो बिहार के दक्षिणी इलाकों में दक्षिणी मैदान और झारखंड के छोटा नागपुर पठार के बीच पाया जाता है, और यह पश्चिम में कैमूर और पूर्व में बांका के बीच में स्थित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ, कि बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 19%, ऑप्शन बी है 17%, ऑप्शन सी है 33%, और ऑप्शन डी है 26%। तो इसका आंसर वो कर दिया गया था, इवेल्युएशन से बाहर निकाल के दिया गया था, क्योंकि क्वेश्चन में आपको वित्तीय वर्ष नहीं बताया गया, तो आप मतलब किसके अकॉर्डिंग कृषि का योगदान बताया जाएगा, तो इसलिए कमीशन ने इसको इवेल्युएशन से बाहर निकाल दिया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 107 की तरफ, कि 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रविष्ट एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते। ऑप्शन ए है लाल बेगी, ऑप्शन बी है तांती ततवा, ऑप्शन सी है पानो, और ऑप्शन डी है दबगर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में तांती ततवा समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जाति सूची में बदलाव नहीं कर सकता। अब ध्यान रखें, अनुच्छेद जो 341 है इसमें राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल या राज्य प्रमुख से परामर्श के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूल वंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूल वंशों या जनजातियों के भागों या समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो इस संविधान के प्रयोजन के लिए उस समय के संबंध में अनुसूचित जातियां समझी जाएंगी। और संसद जो है वो विधि द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ, कि मानवीय मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है। ऑप्शन ए है बिहार रेजिमेंट में हवलदार, ऑप्शन बी है राज्य परिवहन में बस चालक, ऑप्शन सी है यातायात पुलिस निरीक्षक, और ऑप्शन डी है पुलिस उप निरीक्षक। तो मानवीय मधु कश्यप जो है वो बिहार सरकार में पहली ट्रांसजेंडर पुलिस उप निरीक्षक बनी है। इसके अलावा बिहार पुलिस ने 3 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया है, जिसमें 2 ट्रांस पुरुष और 1 ट्रांस महिला शामिल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ, कि निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है बृहद्रथ, ऑप्शन सी है अजातशत्रु, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा बिंबिसार ने, क्योंकि प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। और ये इसका जानकारी हमें बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार मिलता है, कि बौद्ध धर्म ग्रंथ बताते हैं कि मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश था, और हर्यक वंश के लोग नागवंश की उपशाखा थे, तथा हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1010 की तरफ, कि शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया? ऑप्शन ए है मौर्य वंश, ऑप्शन बी है शुंग वंश, ऑप्शन सी है नंद वंश, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या पूछ रहा है? शिशुनाग वंश के बाद। तो शिशुनाग वंश के बाद तो नंद वंश ने शासन किया था।
तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार में जो भी वंशों की वंशावलियाँ हैं कि कौन किसके बाद आया था, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। बिहार में, भारत में, सब पे अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इनकी क्रोनोलॉजी आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में आते रहते हैं। तो जो शिशुनाग वंश था, इसके बाद मगध पर नंद वंश का शासन आता है। और नंद वंश पहला ऐसा राजवंश था जिसने प्रथम बृहत मगध साम्राज्य की स्थापना की और उन्होंने पाटलिपुत्र को पूरे उत्तर भारत का केंद्र बनाया। और नंद शासकों को भारत के पहले साम्राज्य निर्माता कहते हैं और इस वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ कि समुद्र तल केवल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 2022, ऑप्शन बी है 10 अगस्त 2019, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 2023 और ऑप्शन डी है 10 अगस्त 2020। तो इसका आंसर है 10 अगस्त 2020। और इस परियोजना का उद्देश्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, संचार सुविधाएं और ई गवर्नेंस सुनिश्चित करना है। और इस परियोजना के परिणाम स्वरूप पोर्ट ब्लेयर में इंटरनेट कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ कि अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे? तो किसकी बात हो रही है? फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 5। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3, क्योंकि अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 3 सदस्यों ने फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिए या मतदान से अनुपस्थित रहे। इस दौरान फिलिस्तीन के पक्ष में 12, विपक्ष में 1 मत पड़ा तथा 2 सदस्य मतदान से अनुपस्थित रहे, जिसके कारण परिषद ने इस मसौदा को अस्वीकार कर दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ कि 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता यानी स्वावलंबन के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, नहीं किया गया है। जब भी आपको एग्जाम में नहीं आए तो मैंने आपको बताया कि नहीं को पहले ही अंडरलाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे गलती होने की पूरी संभावना होती है। ऑप्शन ए है तिल, ऑप्शन बी है नारियल, ऑप्शन सी है सोयाबीन और ऑप्शन डी है मूंगफली। तो क्या पूछ रहा है कि 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें नारियल को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024-25 भारत के आधिकारिक विकास के लिए एक दूरदर्शी मार्ग निर्धारित करता है। और बजट जो है वो अगली पीढ़ी के सुधारों की थीम पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, उत्पादकता में सुधार करना और विभिन्न क्षेत्रों की दक्षता को बढ़ावा देना था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ कि अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखना है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है फिलिस्तीन, ऑप्शन बी है यमन, ऑप्शन सी है लेबनान और ऑप्शन डी है कुवैत। तो इसका आंसर होगा कुवैत का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। तो आपको ध्यान रखना, किसी भी राष्ट्र मतलब देश के कोई नए जो प्रमुख हैं, राष्ट्र प्रमुख, उनका नियुक्ति होता है तो वो एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, तो आपको उसको अच्छे से ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ कि 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्या पूछ रहे? केंद्रीय कपड़ा मंत्री। ऑप्शन ए है गिरिराज सिंह बेगूसराय से, ऑप्शन बी है भूपेंद्र यादव अलवर से, ऑप्शन सी है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुंगेर से और ऑप्शन डी है गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से। तो इसका आंसर होगा गिरिराज सिंह बेगूसराय से। और इसके अलावा राजस्थान के अलवर से निर्वाचित सदस्य भूपेंद्र यादव को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और बिहार के मुंगेर से
निर्वाचित सदस्य राजीव रंजन सिंह को केंद्रीय पंचायती राज तथा पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री और राजस्थान के जोधपुर से निर्वाचित सदस्य गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति तथा पर्यटन मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री उस समय नियुक्त किया गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ कि उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए थे। ऑप्शन ए है लाइकेरा, ऑप्शन बी है क्योंझार, ऑप्शन सी है तेलकोई और ऑप्शन डी है हिंजिली। तो आपको ध्यान रखना है कि क्योंझार से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए थे उस समय। और ये ध्यान रखना कि ये पेपर जो था वो 2024 का था, तो बात 2024 की हो रही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ कि हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानियेह की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहाँ हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन ए है लेबनान, ऑप्शन बी है फिलिस्तीन, ऑप्शन सी है ईरान और ऑप्शन डी है जॉर्डन। तो इसका आंसर होगा कि फिलिस्तीन उग्रवादी समूह हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानियेह की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमला में ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई थी। तो तेहरान तो है नहीं ऑप्शन में, तो ईरान में हत्या कर दी गई थी, जहां वे देश के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशाकियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने गए थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ कि लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया। ऑप्शन ए है स्वीडन, ऑप्शन बी है उत्तर मैसेडोनिया, ऑप्शन सी है आइसलैंड और ऑप्शन डी है फिनलैंड। तो स्वीडन अभी 2024 में नाटो का सदस्य बना था। तो आपको ध्यान रखना, अगर कोई भी देश किसी आधिकारिक संगठन का वो सदस्य बनता है तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको उसको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का विषय था। ऑप्शन ए एक साथ एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए, ऑप्शन बी चलो चलें, ऑप्शन सी आगे बढ़े मजबूत ख्वाब है एक बेहतर दुनिया के लिए एक साथ, ऑप्शन डी आओ आगे बढ़े और जश्न मनाएं। क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक डे थीम। तो उस टाइम 2024 का थीम था इसमें आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं, और ये हमेशा 23 जून को मनाया जाता है। और ये अभी इस साल का था 2026 की अगर बात करें, क्योंकि ये तो पुराना करंट अफेयर्स हो गया, तो था कि यू कैन डू दिस लेट्स मूव, और यह हर साल 23 जून को मनाया जाता है। और यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और विश्व स्वास्थ्य संगठन का संयुक्त अभियान है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 और आज का आखिरी क्वेश्चन कि हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए है दरभंगा, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है मुंगेर और ऑप्शन डी है गया। तो आपको ध्यान रखना, इसका आंसर होगा पटना, क्योंकि डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में बनाया गया है। और ये NDRC के मतलब जो है नेशनल डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, इसका उद्देश्य डॉल्फिन के व्यवहार, आवास और संरक्षण संबंधी संकट पर अध्ययन को सुविधाजनक बनाना है। गंगा डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 तथा IUCN सूची में सम्मिलित लुप्तप्राय प्रजाति है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का पार्ट 5 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारे क्लास का PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और वहीं पर आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों की हमारी छोटी सी ब्रेक, जो कि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से था, उसके बाद आज आपसे जुड़ के बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन अब आगे रुकना नहीं है, हमारी PYQ सीरीज़ भी चलेगी।
आपकी तैयारी भी चलेगी और हमारा लक्ष्य भी वही रहेगा, बीपीएससी में सिलेक्शन। और अगर आप इस पूरी सीरीज को सिंसियरली फॉलो कर देते हैं तो हर पार्ट के क्वेश्चन को सिर्फ देखकर आगे मत बढ़िए, उन्हें खुद से सॉल्व करिए, गलत हुए क्वेश्चंस को मार्क कीजिए और रिवीजन जरूर कीजिए, क्योंकि एक दिन की पढ़ाई आपको याद नहीं दिलाएगी कि आपको कितना पढ़ना है, लेकिन जब आप रोज़ रोज़ कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो आपको ज़रूर पता चल जाता है कि आप सिलेक्शन के कितने करीब पहुंच गए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने बीपीएससी एस्पिरेंट्स दोस्तों के साथ शेयर करें और सिविल सर्विसेज मंत्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में, और इस बार बिना रुके लगातार। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य पर भरोसा रखिए। धन्यवाद।